इंदौर शहर के जागृति नगर। क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था। क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते हैं, लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थीं। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती हैं, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी, क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। और सुजाता जीजी ने भी दिव्यंका बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अन्या बेटा, तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप ही जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं, बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं। और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजाजी, मतलब उनकी बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजाजी, आप यहाँ आइए, आइए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या, मौसाजी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यंका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये पढ़ते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं, बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए। और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं, बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के सैरफ इंदौर मैरियट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आरा ग्रुप के मालिक दिग्विजय रॉय चौहान के बड़े पोते रॉय चौहान की शादी जो थी। वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे। आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारान जारा दे रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इराजा खड़ा हो। तभी उन्होंने एक तरफ चुंड में सी ठिठोली करते डोजूवन डोजू 2 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला, वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है।
ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी, मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान, लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोबदार आवाज आती है। मैंने कहा था ना, मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आ चलो, आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वहां पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौक पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अनिया एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अन्या? अन्या ने हांफते हुए कहती हैं, मौसी जी, मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यंका? देखो, यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई अनिया कहती हैं, नहीं मौसी जी, हम सच कह रहे हैं। आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती हैं, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहां दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती हैं और जोर से पढ़ना शुरू कर देती हैं। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ, मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी? हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी।
कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये भारी और रोबदार आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद दिग्विजय रॉय चौहान की थी। उनके पीछे खड़ा रुद्र शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शैलेश राठी के पसीने छूटने लगे। दिग्विजय जी अपनी छड़ी टेकते हुए कमरे के बीचों बीच आए। उन्होंने कांपते हुए शैलेश राठी और फिर सोफे पर बेहाल बैठी सुजाता जी की ओर देखा। राठी जी, चौहान खानदान की बारात दरवाजे से खाली हाथ लौट जाए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुनिया पूछेगी कि दिग्विजय के पोते में क्या कमी थी जो दुल्हन भाग गई। मुझे अपनी साख प्यारी है, दिग्विजय जी ने कड़क आवाज में कहा। शैलेश राठी हाथ जोड़कर बोले, हुकुम, हमें माफ कर दीजिए, हम गुनहगार हैं आपके। दिग्विजय जी ने अपनी नजरें घुमाईं और कोने में खड़ी अन्या पर जाकर टिक गईं, जो डर और हैरानी से अपनी मां का हाथ थामे खड़ी थी। दिग्विजय जी ने रुद्र की तरफ देखा और फिर राठी जी से बोले, गलती आपकी बेटी ने की है तो हर्जाना भी आपका ही परिवार भरेगा। दिव्यंका नहीं है तो क्या हुआ, उसकी छोटी बहन या कोई और, शादी तो आज ही होगी। तभी दिव्या आगे बढ़ी और रोते हुए नाटक करने लगी। दादाजी, मैं तो शादीशुदा हूं, वरना मैं खुद बलि चढ़ जाती। लेकिन देखिए ना, ये सब अन्या की वजह से हुआ है। इसी ने दिव्यंका को भगाया होगा ताकि ये खुद किसी बड़े घर की बहू बन सके। सारिका जी चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राठी जी अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधे हो चुके थे। उन्होंने अन्या की तरफ देखा और चिल्लाकर बोले, वर्मा जी, अगर आज बारात वापस गई तो मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत सब डूब जाएगी। अपनी बेटी से कहो कि वो इस खानदान की लाज बचा ले। अन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा सपना कलेक्टर बनने का है, इस तरह समझौते की शादी करने का नहीं। उसने रुआंसी आवाज में अपने पिता केवेंद्र जी से कहा। केवेंद्र जी खामोश थे। उनकी नजरें झुकी हुई थीं। एक तरफ उनकी बेटी का भविष्य था और दूसरी तरफ उनके साढ़ू भाई की इज्जत, जिनका उन पर बहुत एहसान था। रुद्र, जो अब तक चुपचाप ये तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने एक नज़र अन्या के उन आंसुओं पर डाली जो उसकी मासूमियत बयां कर रहे थे। उसने ठंडे लहजे में कहा, दादाजी, जिस लड़की का मन कहीं और हो, उसे जबरदस्ती घर ले जाने का क्या फायदा? दिग्विजय जी ने उसे घूर कर देखा। रुद्र, यह मेरी जिद है, खानदान की इज्जत का सवाल है। माहौल तनावपूर्ण था। तभी शैलेश राठी ने केवेंद्र जी के पैर पकड़ लिए। भाई साहब, आज अन्या को मना लीजिए, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अन्या ने अपने पिता की बेबसी देखी। उसे वो बात याद आई जो उसने सुबह कही थी। पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। भारी मन से अपनी आंखों के सपनों को धुंधला होते देख अन्या ने धीरे से कहा, ठीक है मौसा जी, अगर मेरी बलि से आपकी इज्जत बचती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रुद्र ने अन्या की ओर देखा। उसकी हिम्मत देखकर रुद्र के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, जिसे किसी ने नहीं देखा। होटल के उसी भव्य मंडप में जहां कुछ देर पहले तक दिव्यंका के नाम की शहनाइयां गूंज रही थीं, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अन्या भारी मन और डबडबाई आंखों के साथ रुद्र के बगल में बैठ गई। फेरों के वक्त जब रुद्र ने अन्या का हाथ थामा तो अन्या को उसके हाथों की सख्ती और ठंडक महसूस हुई। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ये शादी सिर्फ अपने दादाजी के मान के लिए कर रहा था। वहीं अन्या को लग रहा था जैसे वह अपने सपनों की चिता जलाकर इस पवित्र अग्नि के फेरे ले रही है। जब सिंदूर भरने की रस्म आई तो रुद्र एक पल के लिए रुका। उसने अन्या की आंखों में देखा, वहां डर कम और स्वाभिमान ज्यादा था। उसने बिना हिचकिचाए अन्या की मांग भर दी। शादी संपन्न हुई, लेकिन खुशियों की गूंज की जगह वहां सिसकियां और फुसफुसाहटें थीं। विदाई के समय सारिका जी फूट फूट कर रो रही थीं। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने ही सुबह शादी की बात छेड़ी थी। केवेंद्र जी ने कांपते हाथों से अन्या के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, हालात ने तुझे बड़ा बना दिया, पर याद रखना, तू एक हारने वाली लड़की नहीं, एक लड़ने वाली कलेक्टर है। अन्या ने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां से लिपटकर कहा, मां, चिंता मत करना, मैंने समझौता किया है, समर्पण नहीं। देर रात जब बारात मुंबई पहुंची तो चौहान हवेली, जो किसी महल से कम नहीं थी, रोशनी से नहाई हुई थी। गृह प्रवेश की रस्में पूरी की गईं। रुद्र की मां, जो बीमार रहती थी, उन्होंने अन्या का स्वागत किया। उन्हें अन्या की सादगी और उसकी आंखों की सच्चाई पहली नजर में ही भा गई। रेहान ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। भाभी, भाई थोड़े खड़ूस हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं, बस लैपटॉप से थोड़ा संभल कर रहिएगा। जब अन्या कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र पहले से ही अपने कोट के बटन खोलते हुए खिड़की के पास खड़ा था। कमरे की सजावट और फूलों की खुशबू अन्या को चुभ रही थी। रुद्र उसकी तरफ मुड़ा और बड़ी रूखी आवाज में बोला, देखो अन्या, ये शादी एक मजबूरी है।
दादाजी की जिद और तुम्हारी मौसी की इज्जत बचाने के लिए हम दोनों इस रिश्ते में बंधे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन मेरी लाइफ में काम के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं है। अन्या ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रुद्र जी, मुझे आपकी दौलत या आपके समय की भूख नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए की है। मेरी अपनी मंजिल है और मेरा अपना रास्ता। बस इतना याद रखिएगा कि जो समझौता मैंने मंडप में किया था वो सिर्फ समाज के लिए था, मेरे सपनों के लिए नहीं। रुद्र उसकी बेबाकी देख हैरान रह गया। उसने आज तक किसी लड़की को अपने सामने इतनी हिम्मत से बात करते नहीं देखा था। अगली सुबह जब अन्या नीचे आई तो उसने देखा कि दिग्विजय जी डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। अन्या ने उनके पैर छुए। दिग्विजय जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अन्या बहू, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। यहाँ की रीतियां और नियम थोड़े कड़े हैं, उम्मीद है तुम उन्हें निभा लोगी। तभी वहां दिव्या का फोन आया, जिसने अन्या को ताना मारते हुए कहा, क्यों अन्या, मिल गया ना रईस खानदान? अब कलेक्टर बनने का भूत उतर गया होगा। अन्या ने फोन कसकर पकड़ा और मन ही मन तय किया कि वह इन बंदिशों के बीच रहकर भी अपनी पहचान बनाकर दिखाएगी। हवेली की आलीशान दीवारों के बीच अन्या के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जंग सिर्फ खुद को साबित करने की नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी को बचाए रखने की भी है। सुबह की पहली रस्म पहली रसोई की थी। अन्या रसोई में गई जहाँ नौकरों की फौज खड़ी थी। उसने अपनी सादगी से सबके लिए हलवा बनाया। जब वो डाइनिंग टेबल पर सबको परोसने आई तो दिग्विजय जी ने उसे सिर से पैर तक देखा। अन्या ने आज भी वही सादा सा सूट पहना था जो उसकी सादगी को दर्शाता था। दिग्विजय जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, बहू, आज शहर के कुछ बड़े लोग तुमसे मिलने आएंगे। चौहान खानदान की बहू ऐसे साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि गहनों और भारी साड़ियों में अच्छी लगती है। और हाँ, आज के बाद ये पढ़ाई लिखाई की बातें बंद कर देना। अब तुम इस घर की गृहलक्ष्मी हो। अन्या के हाथ वहीं रुक गए। उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, दादाजी, गहने मेरी पहचान नहीं बदल सकते। और जहां तक पढ़ाई की बात है, मैंने शादी से पहले ही अपनी शर्त बता दी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रुद्र, जो अपना ब्लैक कॉफी पी रहा था, उसने पहली बार अखबार से नजरें हटाकर अन्या की ओर देखा। दिग्विजय जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शर्तें बाहर वालों के लिए होती हैं, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। रुद्र ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, दादाजी, वो सही कह रही है। अगर वह पढ़ना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मुझे घर में सजी धजी कठपुतलियां पसंद नहीं हैं। रुद्र की बात सुनकर दिग्विजय जी थोड़े ठंडे पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, ठीक है, अगर इसे पढ़ना है तो घर की जिम्मेदारियों के बाद जो वक्त बचे उसमें पढ़े, लेकिन बाहर जाना बंद। जो पढ़ना है घर बैठकर पढ़ो। अन्या कमरे में वापस आई और अपनी किताबों को सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि रुद्र उसका साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे दादाजी की जिद पसंद नहीं थी, न कि इसलिए कि उसे अन्या की फिक्र थी। तभी उसकी अलमारी से एक पुरानी डायरी गिरी। वह दिव्यंका की डायरी थी। दिव्यंका ने भागने से पहले उसमें कुछ लिखा था। अन्या ने उसे पढ़ा और उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, माँ पापा, मुझे माफ कर देना। मैं इस शादी से नहीं, बल्कि रुद्र रॉय चौहान के अतीत से भाग रही हूँ। कोई उसे नहीं जानता। अन्या अभी ये पढ़ ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। उसने देखा कि अन्या के हाथ में कोई डायरी है। रुद्र ने झपटकर वो डायरी अन्या के हाथ से ले ली। उसके चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी चीजों या इस कमरे में किसी भी चीज को हाथ लगाने की? रुद्र की आवाज गूंज उठी। अन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप किस बात से डर रहे हैं रुद्र जी? दिव्यंका दीदी यहाँ से क्यों भागी? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्हें शादी नहीं करनी थी, या उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला था जो दुनिया नहीं जानती? रुद्र ने अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा मेरे राज हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी किताबों तक ही सीमित रहो, वरना कलेक्टर बनने का सपना जेल की सलाखों के पीछे भी टूट सकता है। ये कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन अन्या की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई जिज्ञासा थी। उसे समझ आ गया था कि इस रईस खानदान के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। उसी रात जब पूरी हवेली सो रही थी, अन्या को नीचे के हॉल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दबे पांव नीचे गई। उसने देखा कि रुद्र एक पुरानी तस्वीर के सामने बैठा था और उसके हाथ में वही डायरी थी। उसकी आंखों में वो पत्थर जैसा इंसान नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ लड़का नजर आ रहा था।